नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महामुलाकात की जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। 15 अगस्त 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अलास्का के जॉइंट बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्ड्स में आमने सामने मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। ये ऐतिहासिक मीटिंग, ये मुलाकात रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी मानी जा रही है। बताया ये जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात, ये वार्ता अमेरिकी हवाई अड्डे पर होगी। इस मुलाकात के दरमियान खास तौर पर रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध पर भी बातचीत होनी है। बीते 4 सालों में ट्रंप और पुतिन के इस बीच इस तरह की ये पहली मुलाकात है, लिहाजा इससे उम्मीदें भी हैं, अपेक्षाएं भी काफी हद तक हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस मीटिंग का मकसद क्या है, और अगर ये बातचीत नाकाम रही तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी पर रिपोर्ट देखिए। थोड़ी देर में होगी महामुलाकात। बैठक से पहले बारूदी विसार। कैसे बनेगी पुतिन ट्रंप की बात? आज है कयामत की रात। ज़ेलेंस्की ने कर दी बड़ी गलती, अब पुतिन मिटाएंगे हस्ती। फिर भिड़े ज़ेलेंस्की पुतिन, फेल होगी ट्रंप से मीटिंग। आधी रात ट्रंप पुतिन में रूस यूक्रेन महाजंग पर महाबैठक होगी। 3.5 साल से जारी महायुद्ध अब ऐसे मुकाम पर है जहां से पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं। और जिस तरह से ज़ेलेंस्की के तेवर हैं, वो बताते हैं कि वो झुकेंगे कतई नहीं। दरअसल ट्रंप पुतिन की महामुलाकात से पहले ज़ेलेंस्की ने बड़ी गुस्ताखी करते हुए रूस पर एक बार फिर से बड़ा हमला कर दिया। यूक्रेन ने रूस पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए कई शहरों को निशाना बनाया। बेलगोरोद समेत दक्षिणी रूस के शहर रोस्तोव ऑन डॉन पर भी यूक्रेन ने ड्रोन से भयंकर हमले किए, जिसमें 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अब इस हमले के बाद पुतिन का बारूदी गुस्सा एक बार फिर से फटने वाला है। भले ही कुछ घंटों बाद पुतिन ट्रंप से मुलाकात करेंगे, लेकिन बैठक से पहले जो हालात बने हैं उससे लगता नहीं है कि सीज़फायर पर कोई भी बात होगी। हालांकि ट्रंप ने कई बार पुतिन को सीज़फायर के लिए धमकी दी है, लेकिन ट्रंप की चेतावनी का असर पुतिन पर अब तक पड़ा नहीं है। और अब तो जब बैठक होनी थी, कुछ घंटे बाकी थे। अब ऐसे में ज़ेलेंस्की का हमला पुतिन को कुरेद गया है। अब पुतिन क्या करेंगे ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जंग खत्म करने की बात पुतिन मान जाए असंभव सा लगता है। ट्रंप ने 2 दिन पहले सख्त लहजे में पुतिन को चेतावनी दी थी कि अगर मॉस्को शांति समझौते पर सहमत नहीं हुआ तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो वहीं पुतिन की आड़ में अमेरिका ने कहा कि अलास्का में ट्रंप पुतिन की बातचीत में पॉजिटिव नतीजे नहीं निकले तो अमेरिका भारत पर टैरिफ और बढ़ा सकता है। ट्रंप की धमकियों का असर ना तो पुतिन पर है और ना तो भारत पर। पुतिन को जो करना है वो कर रहे हैं, भारत को जो करना है वो कर रहा है। अब पुतिन ट्रंप की बैठक में क्या होता है, इस पर दुनिया भर की नजरें हैं। लेकिन एक बात तो तय है, पुतिन जंग रोकने पर सहमत होंगे बहुत मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो क्या ये मुलाकात कोई परिणाम लेकर आएगी या फिर इस जंग की आग को और बढ़ाने का काम करेगी, इस पर हम करने वाले हैं चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी का स्वागत कर लेती हूं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यूके देवनाथ जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। लेकिन सबकी नजरें टिकी हैं कि इस मुलाकात के बाद होने वाला क्या है। क्या वाकई में पुतिन मानने वाले हैं
कि यूक्रेन के साथ अब युद्ध को समाप्त कर दिया जाए। हालांकि ट्रंप ने पहले ही एक धमकी भरा मैसेज दे दिया है कि भाई अगर नहीं माने तो इसके परिणाम तो पुतिन को भुगतने होंगे। मनीषा जी, राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं थोड़े जरूरत से ज्यादा नॉन पॉलिटिकल हैं। अगर वो सोचते हैं कि दबाव में आके पुतिन अलास्का में कोई कागज पर साइन कर देंगे तो जाहिर बात है ऐसा होगा नहीं। आमतौर पे मनीषा जी क्या होता है कि ऐसे जब भी बड़ी बड़ी दो शीर्ष नेता मिलते हैं किसी भी देश के, तो उसके पहले विदेश मंत्रालय जैसे अमेरिका में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनको मौका दिया जाता है कि वो अपने राजनीतिज्ञों को, कूटनीतिज्ञों को इधर उधर भेज के, यानी अमेरिका की एम्बेसी मॉस्को में और मॉस्को की एम्बेसी वॉशिंगटन में, वो एक जॉइंट कॉमन ड्राफ्ट बना लेते हैं, कच्चा पक्का एक सौदा पहले से बना लेते हैं। उसके बाद जो शीर्ष नेता है वो जस्ट मिलते हैं उसको एक कर्सरी साइन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं है कि क्या अमेरिका के विदेश विभाग ने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कोई इस तरह का अग्रिम तैयारियां की थी। तो मेरा अनुमान यह है कि पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की इस मीटिंग में बेसिस तैयार किया जाएगा, एक ग्राउंड फाउंडेशन तैयार की जाएगी इस बार, ताकि फिर से एक और मीटिंग जो होगी 15 दिन के बाद या एक महीने में, उसमें फाइनल डॉक्यूमेंट पर, जॉइंट स्टेटमेंट पर उभय पक्ष साइन करे। ये समझना पड़ेगा कि चाहे डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति जेलेंस्की को कितना भी इग्नोर करें, लेकिन जिस दिन फाइनल डिस्कस होने हैं तो जेलेंस्की तो उस मीटिंग में होना ही पड़ेगा। क्योंकि जेलेंस्की नहीं साइन करेंगे तो यूक्रेन का कोई भी अगला बंदा उन नियमों, जो एग्रीमेंट होगा, उसको मानेगा नहीं। तो एक सेकंड राउंड होगा एक महीने के बाद जिसमें जेलेंस्की भी शामिल होंगे। जी नहीं, लेकिन क्या आपको लगता है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच की जो बातें हैं वो हो सकती हैं? इसको लेकर आपका आकलन क्या कहता है? या फिर केवल व्यापार या ट्रेड को लेकर बात होगी? कैसे आपसी सहयोग के साथ वैश्विक पटल पर आगे बढ़ना है, इसी पर बातचीत रहने वाली है? फोकस क्या रहने वाला है बातचीत का? मैं इस पर भी आपसे आगे जवाब लूंगी। हमारे साथ मेजर राजन कोचर जी जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड हैं और डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन जी, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका भी। और ये लगातार, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है, विश्व की नजरें दोनों मुलाकात पर टिकी हुई हैं कि किस तरीके से मुलाकात होने वाली है। आधी रात को, मध्यम रात को ये मुलाकात होगी, हालांकि भारतीय समय के अनुसार। क्या लगता है, क्या ये मुलाकात किसी निर्णय पर पहुंचेगी? क्या ये युद्ध को रुकवाएगी या फिर वही बस ट्रेड, व्यापार, इन सब मुद्दों पर केंद्रित रहने वाली है? धन्यवाद मनीषा जी। मेरी रैंक मेजर नहीं है, मेजर जनरल है, थोड़ा आप इसको क्रेडिट कर लीजिए। ठीक है। हाँ, तो अभी जो आपने इसको सवाल किया है, जो ये जो बातचीत है, आपने एक ट्रंप की स्टेटमेंट पे मैं आपकी नज़र डालना चाहता हूँ, जहाँ पे ट्रंप ने इस बातचीत से पहले ही बोला है कि देयर आर ओनली 25% चांसेस ऑफ सक्सेस। अब आप देखिए, कोई भी नेगोशिएशन होता है, देयर इज अ सिस्टम ऑफ नेगोशिएशन। और हम को जब हम अपने फौज में भी रहते हैं, जब हमारी भी चाइना के साथ बॉर्डर पे हम बातचीत करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, तो एक तरीका होता है नेगोशिएशन का। वो तरीका होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एक ट्रस्ट इस्टेब्लिश करना दोनों पार्टीज के बीच में, जो वहाँ पे नेगोशिएटिंग टेबल पे आती हैं। अब आपने देखा कि हमास और इजराइल के बीच में अमेरिका ने कितनी बार सीज फायर की बातचीत रखी है, और वो बातचीत आगे क्यों नहीं बढ़ी? बिकॉज देयर वाज नो ट्रस्ट। और आज यूक्रेन और रशिया के बीच में ट्रस्ट नहीं है। तो चाहे ट्रंप आ जाए या उसको कुछ भी कर जाए, देखिए ये एक जो ट्रंप ने पहल की है, ये एक मैसेजिंग है वर्ल्ड के लिए। वो एक वर्ल्ड को दिखाना चाहता है कि वो पीस के लिए ये अपनी एफर्ट्स कर रहा है, और इस लड़ाई को रोकने के लिए वो अपनी तरफ से पूरा अपना जोर लगा रहा है। इट इज ओनली अ मैसेजिंग, इसमें इंटेंट नहीं है। मतलब और आप ये कह रहे कि ये मुलाकात केवल कैमरों के लिए है, या असल में जंग रुकवाने वाली मुलाकात नहीं है?
एब्सोल्युटली कैमरों के लिए है, क्योंकि देखिए, एक मुलाकात से पहले एक एजेंडा दिया जाता है और उसका एजेंडा क्या है दोनों के बीच में। अब ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट करी है कि जो भी टेरिटरी रशिया ने कैप्चर कर ली है वो रशिया के पास रहेगी और उसको यूक्रेन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और कहीं पे कुछ एरियाज में बार्टर किया जाएगा। तो जब ऐसी ब्रॉड टर्म्स आप लेके आएंगे और पुतिन की तरफ से स्टेटमेंट्स आप देखिए, पुतिन ने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि वी विल नॉट एक्सेप्ट रिटर्न ऑफ एनी ऑफ द कैप्चर्ड टेरिटरीज, और जेलेंस्की की स्टेटमेंट आ रही है कि हमको ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जब इस तरीके की जब स्टेटमेंट आती है, देखिए, अगर आपको आप प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के, आप एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं अलास्का में, उस मीटिंग में आप जेलेंस्की को नहीं बुला पा रहे, भाई आप एक प्रेसिडेंट है, क्या आपके पास इतना परसुएसिव फोर्स नहीं है कि आप जेलेंस्की को इस मीटिंग में शामिल कर पाए? तो ये इस मीटिंग का मकसद क्या है मुझे बताइए, बिकॉज मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लगती इस मीटिंग के लिए। और अगर मैं ग्राउंड में देखूं, आज भी इसको रशिया का ऑफेंसिव और तेज हो गया है, और जो रिपोर्ट्स आ रही है रशिया से कि रशिया ने ऑफेंसिव अपना और तेज किया, यूक्रेन भी अपना तेज कर रहा है ऑफेंसिव। तो जब दोनों देश कुछ घंटों के लिए भी अपनी लड़ाई नहीं रोक सकते कि ओके बातचीत चल रही है, बातचीत के दौरान एटलीस्ट यूक्रेन क्या मैसेजिंग कर रहा है इस बीच? यूक्रेन क्योंकि लगातार हमले कर रहा है, इसमें क्या वो मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहा है, ये काफ़ी अहम हो जाता है। मैं इस पर आपका सवाल लूंगी, जवाब लूंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, वो अपने दर्शकों तक हम साझा करें। दरअसल ट्रंप पुतिन मुलाकात से पहले एक बड़ी खबर मिल रही है, वो ये कि यूक्रेन के 2 नए इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया है। ये बड़ी खबर है। यूक्रेन के डोनेस्क के 2 शहरों पर कब्जा किया गया है, ये जानकारी है। तो देखिए, अभी कुछ घंटे बाकी हैं मुलाकात में, जब 2 बड़े नेता, महाशक्तियां, और ये महामुलाकात भी इसलिए कही जा रही है, लेकिन उससे पहले एक तरफ यूक्रेन ने हमले किए तो दूसरी तरफ अब यूक्रेन के 2 इलाकों में, 2 नए इलाकों पर रूस ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं। ट्रंप पुतिन मुलाकात से पहले ये बड़ी खबर है। यूके देवनाथ जी का मैं रुख कर लेती हूँ। यूके देवनाथ जी, अब लगातार देखिए, एक तरफ ये मुलाकात होने वाली है, कुछ घंटे अभी बाकी हैं, सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं, लेकिन एक तरफ यूक्रेन जो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है, दूसरी तरफ अब रूस ने भी यूक्रेन के 2 नए शहरों पर कब्जा ही कर लिया है। जी हाँ मनीषा जी, रूस इस तरह के हमले करके यूक्रेन के नए नए टेरिटरीज जीतकर आज जीत रहा है और कल भी ऐसा ही करता रहेगा। रूस ये इंप्रेशन देना चाहता है, पहली चीज यूक्रेन को और दूसरी चीज अमेरिका को, कि रूस इस युद्ध में आस्ते आस्ते जीत रहा है और यूक्रेन इस युद्ध में आस्ते आस्ते हार रहा है। इसलिए जब बातचीत हो तो रूस का मजबूत पक्ष है बातचीत करने के लिए, यूक्रेन जो है वो कमजोर पक्ष है, कमजोरी के हिसाब से बातचीत करे और रूस की शर्तों को मान जाए। इसी तरह से यूक्रेन भी रूस के अलग अलग क्षेत्रों में आज हमले कर चुका है। 7 जगह से रिपोर्ट आ रही है कि यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया है रूस में। यूक्रेन ये हमले करके अमेरिका को और दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वो इस युद्ध में हार नहीं रहा है। हाँ। तो रूस दिखाना चाहता है कि यूक्रेन इस युद्ध को जीत नहीं सकता और रूस ये भी दिखाना चाहता है कि रूस इस युद्ध को हार नहीं सकता, सिर्फ जीत सकता है। यानी साइकोलॉजिकल दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आज की तारीख में जो प्रैक्टिकली LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उभय पक्ष की फौज जहां एक दूसरे से कांटेक्ट में है, उसी को एक बॉर्डर मानकर सीज फायर किया जाए। फाइनली मेरे ख्याल से अगले 15 दिन में या 30 दिन में जब सेकेंड मीटिंग होगी तो यही होगा। जी नहीं यूके देवनाथ जी, क्योंकि ट्रंप ने मुलाकात से पहले ही ये कह दिया है कि अगर पुतिन ने रूस और यूक्रेन की जंग को खत्म करने पर अपनी सहमति जाहिर की तो फिर ठीक है, सब कुछ ऑल इज वेल होगा।
और अगर नहीं माने तो फिर इसके गंभीर जो परिणाम है वो भुगतने होंगे। दूसरी तरफ अब रूस ने हाल ही में, जैसे कि जानकारी हम दर्शकों को दे रहे हैं, कि यूक्रेन के 2 नए शहरों पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और आप ये कह रहे हैं कि एक साइकोलॉजिकल मैसेजिंग देने की कोशिश कर रही है। क्या ये और क्रेडिबिलिटी को कमजोर करता है? ट्रंप की ऑथेंटिसिटी को कमजोर करने का प्रयास किया जाता है? मनीषा जी, हो ये रहा है कि रूस ने बोलने के लिए अपना स्ट्रेटेजिक एम ये बताया हुआ है कि वो यूक्रेन में पूरब से पश्चिम पे तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि वो नाइपर रिवर, जो कि कीव से बहती है, वहां तक ना पहुंच जाए। लेकिन दुनिया भर के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट का आकलन है, जनरल कोचर भी मेरे साथ हैं, कि यह कर पाना कि रूसी फौजें नाइपर रिवर तक पहुंच जाएं असंभव है। होना होता तो पिछले 1255 दिन में हो जाता। तो रूस जो है सिर्फ पूर्व से पश्चिम की तरफ ये दबाव बढ़ा रहा है। हो ये रहा है जमीन पर कि यूक्रेन की जो फौज है उसके पास हथियारों की तो कमी है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यूरोप के देश अब हथियार सप्लाई करते करते थक गए हैं। दे रहे हैं लेकिन पहले की तुलना में कम दे रहे हैं। इस तरह से नेटो देश और अमेरिका जो हथियार दे रहे हैं लेकिन पहले की तुलना में कम दे रहे हैं। और अमेरिका में जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, मैं बता दूं दर्शकों को कि ये जो पिछले 3-3.5 साल का युद्ध हुआ है, यूक्रेन को जितने बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर हथियार दिए हैं, अभी तक यूक्रेन ने उसकी पेमेंट नहीं की है अमेरिका को। ये तो अमेरिकन की सरकार अपने टैक्स पेयर के पैसे से अमेरिका के कारखानों को तुरंत पेमेंट कर रही है। यूक्रेन की सरकार अमेरिका की सरकार को कब भरपाई करेगी ये कोई नहीं जानता। तो डोनाल्ड कर भी ट्रंप के ऊपर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये भी कह पाना बहुत मुश्किल है। मैं जनरल कोचर जी का रुख कर लेती हूँ। जनरल कोचर जी, क्योंकि ट्रंप के बयानों को लेकर बहुत ज्यादा गंभीरता से उन्हें लेना होगा इस समय जब वो युद्ध की बात कर रहे हैं, इस समय जब वो पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं, और इस समय जब दोनों की मुलाकात में थोड़ा सा ही समय बाकी रह गया है। मुलाकात से ठीक पहले ट्रंप ने कहा कि वो तो अच्छा है कि मैं राष्ट्रपति हूं, अगर वो राष्ट्रपति नहीं होते तो फिर पुतिन कब का पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर चुके होते। मतलब आप एक मैसेजिंग दे रहे हैं कि अभी तक जो बचा है वो हमारी वजह से बचा है। देखिए मनीषा जी, ट्रंप को तो कोई भी सीरियसली नहीं लेता है और उसको ना ही आपको लेना चाहिए, बिकॉज ट्रंप बहुत स्टेटमेंट्स निकालते हैं और वो उसका कोई मीनिंग नहीं रहता है। वो 35 बार तो बोल चुके हैं सीज फायर कराया है, बट वो जो ग्राउंड रियलिटीज तो अलग थी ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो अब इसको मुद्दे पे आते हैं। देखिए वहाँ पे ग्राउंड सिचुएशन क्या है। अब ग्रुप कैप्टन देवनाथ ने हार और जीत की बात करी है। कोई शक नहीं है कि इस लड़ाई में यूक्रेन की हार हुई है और जिस तरीके से कैजुअल्टीज हुई हैं, और आज 19% टेरिटरी यूक्रेन की रशिया के कब्जे में है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है 2-3 जगह में। अब लुहांस्क का एरिया रशिया के पूरे कंट्रोल में है। डोनेट्स्क का एरिया कुछ शहर रशिया के कंट्रोल में नहीं है, स्पेशली साउथ ईस्ट डोनेट्स्क। दूसरा कुर्स्क का जो एरिया है, जो यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव किया था और काफी जमीन कैप्चर करी थी, वो रशिया तकरीबन 88% वो टेरिटरी को वापस ले पाया, पर अभी भी तकरीबन 12% कुर्स्क का एरिया यूक्रेन के कब्जे में। रशिया ये सीजफायर क्यों नहीं करना चाहता? बिकॉज उसके 2-3 रीजंस हैं। पहला रीजन है कि जो उसका कुर्स्क का एरिया है वो 12%, वो जो उसके लिए बहुत एक सेटबैक रहा है ये, और इसीलिए वो ये चाहता है कि ये 12% ऑलरेडी ऑफेंसिव वहाँ चल रहे हैं और इसको रशिया वहाँ पे एक फेवरेबल सिचुएशन में है, तो इसलिए वो चाहता है कि अभी कुछ महीने अगर ये एक्सटेंड हो जाए सीज फायर। अच्छा तो सर, ये अगर मुलाकात होती है तो आपको लगता है कि पुतिन जो है वो अपनी सैन्य रणनीति में कुछ बदलाव लेकर आएंगे? देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी पुतिन जिस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे हैं, रशिया पे दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर रशिया
इस सीज फायर के अगले राउंड के लिए तैयार नहीं होता है। देखिए, अभी पुतिन भी जानता है कि इस मीटिंग में जो सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है, तो ये एक नेक्स्ट राउंड के लिए वो इसको ले जाना चाहता है। और मुझे भी लगता है कि रशिया इसको टोटली नेगेट नहीं करेगा इस राउंड को, और रशिया भी एक डिप्लोमेटिक खेल अपना खेलेगा और इस मीटिंग को एक नेक्स्ट राउंड तक लेके जाएगा। और जो भी रशिया के कंसर्न्स हैं, वो पुतिन के जो कंसर्न्स हैं वो ट्रम्प को बताए जाएंगे कि भाई हमारे ये कंसर्न्स हैं, आप इन कंसर्न्स को हमको पूरा कर दीजिए, हम तैयार हैं सीज फायर। देखिए, अगर रशिया तैयार नहीं होता सीज फायर के लिए तो वो इस मीटिंग के लिए एग्री नहीं करता। तो कुछ मीटिंग ग्राउंड, देखिए, जो भी इंटरलोक्यूटर्स होते हैं जो इसके पीछे काम करते हैं एक मीटिंग से, अभी ग्रुप कैप्टन देवनाथ ने भी इसका जिक्र किया था कि कुछ होमवर्क होता है बिफोर एक मीटिंग, आप इसको मिलते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं एजेंडा इधर उधर के, वो उसको इंक्लूड किए जाते हैं, कॉमन पॉइंट्स भी उसमें डाले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर पुतिन एग्री कर गए इस मीटिंग के लिए, वो एक पॉजिटिव साइन है, बिकॉज पुतिन भी चाहते हैं कि इस लड़ाई को जल्दी जल्दी खत्म किया जाए। अभी बहुत इंपॉर्टेंट होगा टाइम फ्रेम, बिकॉज पुतिन के पास कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ एरियाज हैं जो पुतिन चाहता है कि इस लड़ाई से पहले वो रशिया का हिस्सा बन जाए, और वो अभी तक नहीं बने हैं। तो एक एजेंडा पॉइंट जो मेरी जानकारी में है, जेलेंस्की को बताया गया है कि ये जो कुछ एरियाज हैं साउथ ईस्ट डोनेट्स्क के, आपने 2 शहरों का नाम लिया, क्रामाटोर्स्क और स्लोवियांस्क, ये 2 शहर हैं जहां पे लड़ाई चल रही है और रशिया चाहता है इसका कंट्रोल लेना। तो 2 ऑप्शंस सामने हो सकते हैं यूक्रेन के लिए, या तो ये जो जमीन आप सरेंडर कर दो, आप बोलो कि ओके ठीक है, लड़ाई हम सीज फायर आपके लिए अभी करते हैं, और ये जो आपके जो 50 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है बोलते हैं इसको, तो ये 50 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हम आपको दे देते हैं सरेंडर, और हम एक सीज फायर करते हैं। तो वो एक चीज है जिसको येलेंस्की को मानना पड़ेगा, और अगर इसको नहीं मानेगा तो फिर पुतिन टाइम मांगेगा, और टाइम मांगेगा कि मुझे और 3 महीने बाद हम इसको मिलेंगे, हम इस पोजीशन को रिव्यू करेंगे। मतलब पुतिन की शर्तों पर अगर बातचीत बनती है या सहमति बनती है तो फिर सही, वरना तो फिर ये जंग और भी जारी रहेगी। यूके देवनाथ जी का मैं रुक कर लेती हूँ। यूके देवनाथ जी, क्योंकि अमेरिका ये समझता है कि भाई भारत जो है वो रूस से तेल ले रहा है और उसकी नीतियों को, यानी ट्रंप की नीतियों को ठेंगा दिखा रहे हैं, और इसीलिए का यही तो वजह नहीं है कि पुतिन जो है वो लगातार यूक्रेन पर अपनी जंग और तेज करते हुए और बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इसे इस एंगल से समझा जाए? ये इसमें कोई शक नहीं है कि यूक्रेन इस जंग को तब तक लड़ने की कोशिश करता रहेगा जब तक कि यूक्रेन को समझ ना आ जाए कि वह इस जंग को जीत नहीं सकता है। जेलेंस्की के लिए एक पॉलिटिकल सर्वाइवल वाली बात है। यूक्रेन मोर और लेस एक रफली एक डेमोक्रेटिक देश है। अगर जेलेंस्की इस मीटिंग में यह मान जाए कि दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ेपोरोजिया, खेरसोन रूस को दे दिया जाए, फिर तो जेलेंस्की का पॉलिटिकल कैरियर आज ही खत्म हो जाएगा। ये जेलेंस्की को मालूम है, उनकी जो पार्टी है उसको भी मालूम है। ना सिर्फ जेलेंस्की का कैरियर आज खत्म हो जाएगा, मेरे तो ख्याल से यूक्रेन में जो लोग हैं गरम स्वभाव के, वो जेलेंस्की के पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे कि तुमने इस शर्त को मान क्यों लिया। ठीक है, तो जेलेंस्की को लास्ट समय तक ये दिखाना पड़ेगा कि वो। मैं चाहती हूँ इसी बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक हम साझा करें, वो ये कि पाकिस्तान के मोहम्मद जिले में बड़ा हमला हुआ है। टीटीपी ने पाक सेना का हेलीकॉप्टर मार गिराया है। ये बड़ी खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं। हमले में पाकिस्तान के 3 ISI अधिकारी की मौत हुई है। मौत की खबर मिल रही है। हेलीकॉप्टर में ISI के 3 अधिकारी सवार थे जिनकी मौत की जानकारी है। टीटीपी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर इलाके में ये हमला हुआ था। तो पाकिस्तान के मोहम्मद जिले में बड़ा हमला हुआ है, ये जानकारी हम अब तक साझा कर रहे हैं। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ जी, जैसे कि हम जिक्र भी कर रहे थे कि किस तरीके से पुतिन जो है वो क्या अपनी शर्तों को मनवाने में कामयाब होंगे,
नहीं तो ये देखा जाए कि 3.5 साल से तो लगातार जंग चल ही रही है, जिसमें बाकी अगर हम पॉलिटिकल छोड़ दें तो फिर बाकी सभी लिहाज से दोनों ही देशों का नुकसान हुआ है। यूक्रेन को पता है, जेलेंस्की को पता है कि अगर उसने यहाँ पर सरेंडर किया तो फिर पॉलिटिकल वर्चस्व पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, और यही वजह है कि अपना रुतबा, अपना वर्चस्व कहीं ना कहीं अब ये बचाने की जंग अब जेलेंस्की को नजर आने लगी है। सर, लेकिन अगर ये जंग आप मान लीजिए कि रुक जाए या रुकने की कगार पर भी आ जाए ट्रंप की मुलाकात के बाद, तो क्या ये ट्रंप के हिस्से एक बड़ी जीत होगी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग होगी? तो देखिए, ये लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसी ये बीच सवाल मेरे लिए है। जी सर, बोलिए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप दिखाना चाहते हैं कि वो बड़े बड़े सीज फायर करा चुके हैं। अब तक वो 5-6 देशों के बीच में सीज फायर करा चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करा चुके हैं। तो वो चाहते हैं कि थोड़ा उनके दिल में लालसा है कि उनको नोबेल प्राइज मिल जाए इजराइल के बीच और में शांति के भी लिए। सीज फायर करवा तो चुके हैं। उनकी मैनोवरिंग उसी तरफ है। जी, तो मेजर जनरल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जनरल साहब, क्योंकि लगातार देखिए हम ये खबर भी अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में आईएसआई के 3 अधिकारी जो हेलीकॉप्टर इस हादसे में मार गिराए गए हैं, 3 अफसरों की मौत हो गई है, किस तरीके से देख रहे हैं? टीटीपी ने हालांकि इसकी जिम्मेदारी ली है हमले की। देखिए, जो सिचुएशन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में है वो एक चिंताजनक है, और हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। रोज खबर आती है बलूचिस्तान से, खासतौर पे बीएलए, और बीएलए के अगेंस्ट एक ऑपरेशन अभी पाकिस्तान आर्मी ने निकाला था जिसमें 50 इसको दावा किया जा रहा है कि 50 इस बीएलए के सोल्जर्स को मारा गया था। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था पाकिस्तान आर्मी का। तो अभी जो आपको एक चीज इसको समझनी पड़ेगी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बीएलए दोनों ने एक सांठगांठ अपने साथ कर ली है, और पहले ये लोग अलग अलग अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, पर अभी ये मिलके लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसीलिए अगर आप बलूचिस्तान में कोई भी एक्शन निकलने वाले और 5 मिनट में निकलने वाले हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोचर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए, और यूके देवनाथ जी हमारे साथ इस डिस्कशन में थे। बहुत शुक्रिया सर आपका भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होने के लिए। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बनी रहेगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।